हेलो दोस्तों, वेलकम टू संघर्ष क्लासेस। संघर्ष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल यादव आप सबके बीच क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर या वास्तविक संख्या पर चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्या या रियल नंबर। वास्तविक संख्या है सभी परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को पर वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। सर, नंबर 1 प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। यदि हम किसी वस्तु को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल N इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट। प्राकृत संख्या ऐसी संख्या जिनको हमें गिनने के लिए किसी संख्या का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या को कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। प्राकृत संख्या 1 से लेके अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं जिसके द्वारा हम किसी वस्तु के समूह या संख्याओं या आदमियों के समूह को गिनती करते हैं उन्हें ही हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 5, यदि आपसे पूछा जाए 5 एक प्राकृत संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे 5 एक प्राकृत संख्या नहीं, प्राकृत संख्या है, क्योंकि 5 एक धन पूर्णांक संख्या है। क्योंकि सभी 1 से लेकर अनंत तक की सभी धन पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं और 1 से लेकर अनंत तक के बीच में 5 भी आता है, अतः यह एक प्राकृत संख्या है। यदि आपसे पूछा जाए 3/2 यह एक प्राकृत संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे यह एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि यह एक
फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में दी गई है, और 3 में 2 का पूरा पूरा भाग भी नहीं जाता है, अतः यह एक प्राकृत संख्या नहीं है। यदि हम दशमलव की कोई संख्या ले लें, जैसे 3.86, यदि आपसे पूछा जाए कि 3.86 प्राकृत संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे 3.86 प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में दशमलव की कोई भी संख्या नहीं आती है, और प्राकृत संख्या में केवल धन पूर्णांक संख्या आती हैं। अतः 3.6 एक प्राकृत संख्या नहीं है। नंबर 2, पूर्ण संख्या। संख्या या होल नंबर। पूर्ण संख्या, यदि हम प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दें या शून्य जोड़ दें तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं, यदि उसमें शून्य लगा दें, यदि वह संख्या या वह सीरीज यदि 0 से शुरू हो और अनंत तक जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे W इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक पूर्ण संख्या है। यदि पूर्ण संख्या में हम 0 को शामिल कर दें, 0 को यदि हम प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आप लोग बताएंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, क्योंकि 0 से आगे कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं है, इसलिए यह 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 25/5 यह एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे 25/5 यह एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 25 को 5 पूर्णतः विभाजित करता है और यह 5 आता है, और 5 एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 5 0 से लेके अनंत तक की धनात्मक संख्याओं में शामिल है, अतः 5 एक पूर्ण संख्या है। यदि कोई संख्या दे दिया जाए 7/3 यदि आपसे पूछा जाए कि यह एक पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि
7 को 3 पूर्णतः विभाजित नहीं करता है। जब कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित नहीं करता है तो वह उसका मान दशमलव में आता है, और दशमलव की कोई भी संख्या ना तो प्राकृत होती है, ना ही पूर्ण संख्या होती है, ना ही पूर्णांक संख्या होती है। अतः यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब हम लोग नंबर 3 पढ़ेंगे, पूर्णांक संख्या। नंबर 3, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक, यदि हम पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्या के सभी ऋणात्मक मान को यदि हम शामिल कर दें तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे यदि एक 0 से लेके अनंत तक संख्याओं में यदि हम माइनस की 1 से लेके अनंत तक संख्याओं को शामिल कर दें तो वह पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे यदि हम पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के सभी ऋणात्मक मान को शामिल कर दें तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसको कैपिटल I या कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे I इक्वल टू पूर्णांक संख्या, यदि हम पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के सभी ऋणात्मक मानों को भी शामिल कर लें तो वह पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे माइनस अनंत से लेके -1 तक की संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और शून्य को शून्य पूर्णांक। और 1 से लेके अनंत संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक। यदि हम उदाहरण के माध्यम से समझे कि कौन सी संख्या पूर्णांक है कि नहीं है तो हम लिखेंगे 7/2। यदि आपसे पूछा जाए कि 7/2 पूर्णांक है कि नहीं है तो आप लोग बताएंगे 7/2 पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में प्राकृतिक संख्या के धनात्मक एवं ऋणात्मक मान और शून्य भी
शामिल होता है। और जब हम 7 में 2 का भाग देंगे तो यह 2 7 को पूरा पूरा विभाजित नहीं करता है, तो इसका मान आ जाएगा 3.5। और कोई भी संख्या यदि हम कि पूर्णांक संख्या में कोई भी दशमलव संख्या या दशमलव संख्या में मान आ जाए तो वह पूर्णांक संख्या नहीं होता, क्योंकि पूर्णांक संख्या में या तो सभी ऋणात्मक संख्याएं आ सकती हैं या सभी धनात्मक या शून्य। यदि इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या आएगी तो वह पूर्णांक संख्या नहीं कहलाती, अतः यह एक पूर्णांक संख्या नहीं है। यदि आपको पूछा जाए -7 पूछा जाए यह एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे यह एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में सभी ऋणात्मक मान, सभी धनात्मक और शून्य भी आते हैं, अतः यह 7 -7 या 7 ऋणात्मक मान में है, अतः यह एक पूर्णांक संख्या है। अब हम लोग आगे कुछ नोट्स या कुछ फैक्ट्स को लिखेंगे। नोट: सभी धनात्मक पूर्णांक शून्य से बड़े होते हैं, जैसे 4 इज ग्रेटर देन 0, 6 इज ग्रेटर देन 0। नंबर 2, सभी ऋणात्मक मान शून्य से छोटे होते हैं, जैसे -5 इज लेस देन 0, -33 इज लेस देन 0। नंबर 3, दशमलव का कोई भी मान न तो प्राकृत, न पूर्ण और न ही पूर्णांक होते हैं। प्राकृत संख्या में कोई भी मान शून्य से हमेशा बड़ा होता है, और दशमलव की कोई भी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं, या प्रकृत भी नहीं होती हैं, पूर्ण भी नहीं होते हैं, पूर्णांक भी नहीं होती हैं। अब हम लोग आगे परिमेय संख्या रेशनल नंबर
परमेय संख्या। ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होते हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 और q का मान 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। जैसे यदि आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएं 8/5, यदि आपसे पूछा जाए यह एक परमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे यह एक परमेय संख्या है, क्योंकि 8p यह एक p बटे q के रूप में है, जहाँ p बराबर का मान अंश और q बराबर हर होता है। यहाँ पे अंश और हर दोनों पूर्णांक होते हैं। यदि 8 भी एक धन पूर्णांक है और 5 भी एक धन पूर्णांक है, अतः p और q दोनों पूर्णांक हैं और q का मान 5 भी 0 से बड़ा है या 0 नहीं है, ये इसलिए हम लिख सकते हैं q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं है, अतः यह एक परमेय संख्या है। उसी तरह हम दूसरा लेते हैं उदाहरण 7/2। यदि आपसे पूछा जाए 7/2 एक परमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे कि 7/2 एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसमें 7 भी एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है और दोनों धन पूर्णांक है। अतः हर या q, हर का मान या q का मान भी 0 नहीं है, अतः यह एक परमेय संख्या है। अब हम लोग परमेय संख्या की परिभाषा लिखेंगे। ऐसी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p व q पूर्णांक होते हैं और q डज नॉट इक्वल टू या q 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे हम कई उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि कौन सी संख्या परमेय है और कौन सी संख्या परमेय नहीं है। जैसे 2/1, 2/3, नंबर 2 -5/6, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3 है, नंबर 4, नंबर 4 है 0/7, नंबर 5 है
-17/18। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पहला उदाहरण के माध्यम से 2/3 यदि आपसे पूछा जाए कि 2/3 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे 2/3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ p 2 जो है p को हम अंश भी कहते हैं और 3 q है, इसे हर, जहाँ 2 भी एक पूर्णांक संख्या है और 3 भी एक धन पूर्णांक संख्या है। अतः p व q दोनों पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 और q का मान शून्य भी नहीं है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ लिख सकते हैं परिमेय है। उदाहरण नंबर 2, -5/6 यदि आपसे पूछा जाए -5/6 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे -5/6 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि -5 और 6 दोनों पूर्णांक हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या में माइनस की सभी संख्याएं और धनात्मक या प्लस की सभी संख्याएं और शून्य तीनों संख्याएं आती हैं। अतः p बराबर -5 और 6 बराबर q है, अतः p और q दोनों पूर्णांक हैं, p व q पूर्णांक है और q का मान भी 6 है और q यहाँ पे 0 नहीं है, क्योंकि q का मान 6 दिया है। अतः हम कह सकते हैं कि -5/6 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे यहाँ हम लिख देंगे परिमेय है। यदि आपसे कोई पूछे 5 बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं है, सिर्फ 5, इसके बटे में कुछ नहीं हो, तो आप लोग बताएंगे कि सिर्फ 5, अगर यदि सिर्फ 5 लिखा जाए तो आप लोग बताएंगे कि 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी संख्या होती है जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है, वो भी पूरा विभाजित करती है। अतः इसको हम लिख सकते हैं 5/1 और जहाँ p 5 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, अतः हम लिख सकते हैं p व q दोनों पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0 और q का मान भी शून्य नहीं है, अतः यह एक परिमेय है। उदाहरण नंबर 4, यदि आपसे पूछा जाए 0/7 यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे 0/7 या 0/7 यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या का 2 शर्त है। नंबर 1, p और q या अंश और हर दोनों पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, और नंबर 2, हर का मान या q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि कोई भी भिन्न या कोई भी संख्या इन 2 नियमों को यदि फॉलो करती है तो यह एक परिमेय संख्या है। जैसे 0 यह एक पूर्णांक है और 7 q यह भी एक पूर्णांक है, अतः हम कह सकते हैं p व q पूर्णांक हैं और नंबर 2, q डज नॉट इक्वल टू 0 और q का मान भी शून्य नहीं है। जब q का मान शून्य नहीं होगा तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी।
अतः हम लिख सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है। उदाहरण नंबर 5, -17/18। यदि आपसे पूछा जाए कि -17/18 यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे -17/18 यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि माइनस की सभी संख्याएं और धन प्लस की सभी संख्याएं और शून्य, यह तीनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्याओं को व्यक्त करने के लिए हमें दो कंडीशन या दो शर्तों को फॉलो करना होता है। जैसे नंबर 1, पहला शर्त, दोनों संख्याएं p व q या अंश व हर दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और नंबर 2, अंश हर का मान या q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अतः -17 यह भी एक पूर्णांक है और -18 q यह भी एक पूर्णांक है। अतः हम लिख सकते हैं p व q दोनों पूर्णांक हैं और q का मान भी 0 के बराबर नहीं है। अतः यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब हम लोग आगे इसके दूसरे कंडीशन में बढ़ते हैं। सही रहा राजू? यदि हर का मान 0 हो, यदि हर का मान 0 हो, यदि हर का मान 0 हो, यदि हम किसी भी परिमेय संख्या यदि हर हम 0 रखते हैं तो वह परिमेय संख्या का मान अपरिभाषित हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि उसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे सिक्स बाई 0, यदि हम किसी संख्या से जीरो को किसी संख्या में भाग देते हैं तो वह संख्या हमेशा अपरिभाषित आती है, या हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसमें 6/0 में इसमें दोनों संख्याएं पूर्णांक हैं, जहां 6 भी एक पूर्णांक है और 0 भी एक पूर्णांक है, जिसे हम लिख सकते हैं p व q दोनों पूर्णांक हैं। और यहाँ पे दिया है q = 0। अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसके हर में 0 दिया गया है। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या का एक दूसरा शर्त होता है कि उसमें किसी भी कंडीशन में हर का मान या q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यदि q का मान 0 हो जाएगा तो वह संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। अतः इसको हम लिख सकते हैं कि यह संख्या अपरिभाषित है। आगे प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या परिमेय होती हैं।
परिमेय होती हैं। परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धनात्मक परिमेय। नंबर 2 ऋणात्मक परिमेय। धनात्मक परिमेय जैसे उदाहरण 5/9। यदि आपसे पूछा जाए कि 5/9 यह एक धनात्मक परिमेय है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे कि 5/9 एक धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके सामने के चिन्ह समान हैं। यदि किसी भी परिमेय संख्या के आगे चिन्ह समान हो अंश और हर में, तो वह धनात्मक संख्या होती है। जैसे एक और उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, -7/-8। यदि आपसे पूछा जाए कि -7/-8 यह एक परिमेय धनात्मक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप लोग बताएंगे यह एक धनात्मक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके अंश और हर का दोनों का चिन्ह समान है। अतः यह हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, धनात्मक परिमेय। नंबर 2 ऋणात्मक परिमेय। ऐसी परिमेय संख्या जिसमें अंश और हर में चिन्ह समान नहीं होते हैं, उन्हें हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे -8/5। यदि आपसे कोई पूछे बताइए यह धनात्मक परिमेय है या ऋणात्मक परिमेय, तो आप लोग बताएंगे यह एक ऋणात्मक परिमेय है, क्योंकि ऋणात्मक परिमेय में अंश और हर में कोई एक ही जगह या तो अंश में या तो हर में सिर्फ एक ही जगह या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, जिसे हम कह सकते हैं अतः यह एक ऋणात्मक परिमेय है। नंबर उदाहरण 2 जैसे 11/-19। यदि आपसे पूछा जाए यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो हम लोग बता सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 11/19 इसमें से या तो अंश में या तो हर में, दोनों में से एक जगह माइनस का चिन्ह होना चाहिए। इसमें हर में है, अतः यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। यदि किसी भी परिमेय संख्याओं का मान दशमलव में आए, तो उसे हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 7/3। यदि हम 7 में 3 का भाग दें तो यह पूरा भाग नहीं जाएगा, इसका मान दशमलव में आएगा। हम लोग देखते हैं 7/3, 3 दूना 6, 7 में 6 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 3 से छोटा है, अतः हम यहाँ एक दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक शून्य बढ़ा लेंगे। अब इसका यह 10 3 से बड़ा है। अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे जो 10 से हो या 10 से कम हो। 3 त्रिका 9, 10 में 9 घटाएंगे फिर 1 आ गया, फिर यहाँ एक शून्य बढ़ाएंगे फिर
तीन का भाग देंगे 10 में तो आएगा 9, फिर 1 आएगा, अतः यह इसी तरह चलता जाएगा, यह कभी खत्म नहीं होगा। जो यह मान आया है इसे ही हम कहते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। 20/6। यदि हम 20 में 6 का भाग देते हैं तो यह भाग पूरा पूरा नहीं जाता है और दशमलव में इसका मान आता है। इसे ही हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 20 में यदि हम 6 का भाग देते हैं तो 6 का पहाड़ा पढ़ने के बाद 6 3 18, यदि 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 2 6 से छोटा है, अतः यहाँ हम दशमलव 1 लगाएंगे और यहाँ एक शून्य बढ़ाएंगे। फिर हम 6 का भाग देंगे 20 में, 6 3 18, 20 में से फिर 18 घटा देंगे, फिर 2 आएगा, फिर यहाँ शून्य बढ़ाएंगे, फिर 6 का भाग 20 में देंगे, 3 बार जाएगा, फिर 18 आएगा, 20 में से 18 घटाएंगे, फिर 2 आएगा। अतः यह इसी तरह चलता जाएगा, यह कभी खत्म नहीं होगा। हम लोग चाहे जितना भी समय हो जाए, बहुत समय तक ये करते रहेंगे, लेकिन इसका मान हमेशा यही आता रहेगा। इसे ही हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कहते हैं। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 शांत दशमलव प्रसार, नंबर 2 अशांत दशमलव प्रसार। साध दशमलव प्रसार, ऐसा दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार जिसका शेषफल 0 आता है उसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। नंबर 2 अशांत दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याओं का ऐसा दशमलव प्रसार जिसका कभी भी मान या शेषफल 0 नहीं आता है, उन्हें हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। नंबर 1 शांत दशमलव प्रसार, नंबर 2 अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, जैसे इसको हम लिख देंगे 33/5। यदि हम 33 में 5 का भाग दें, जैसे यहाँ पे 33 में 5 का भाग दें, 5 एकम 5 सते 35 ज़्यादा हो रहा है, 5 6 30, तो 33 में से हम 30 घटा देंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 3 5 से छोटा है, अतः हम यहाँ पे एक दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे एक शून्य बढ़ा लेंगे। अब हम 5 में 30 का भाग देंगे, 5 6 30, 30 में से 30 को घटा देंगे तो 0 आएगा और यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0। जब शेषफल का मान 0 आ गया तो यह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, क्योंकि इसकी भूख शांत हो गई। जब किसी भी परिमेय में शेषफल 0 आ जाए तो वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6.6, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। उदाहरण, एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। 43/4, हम लोग 43 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 में 4 गया, बचा कुछ नहीं। अब हम 3 उतारेंगे और यहाँ पे एक शून्य बढ़ाएंगे,
और यहाँ पे हम जब शून्य बढ़ाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 3 जो है वह 4 से छोटा है। यहाँ पे जब हमें दशमलव लगा के एक शून्य बढ़ा लेंगे, तब हम 30 में 4 का भाग देंगे। 4 सते 28, फिर 30 में से हम लोग 28 घटा देंगे, आएगा 2। फिर यहाँ हम एक शून्य बढ़ा लेंगे और हम 20 में 4 का भाग देंगे, तो आ जाएगा 4 पचे 20। तो यहाँ पर आ गया शेषफल 0 आ गया। अतः अब हम इसको 43/4 को कह सकते हैं यह एक शांत दशमलव प्रसार है। इसको हम लिख सकते हैं 10.75। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। नंबर 2, अशांत दशमलव प्रसार। ऐसी परमेय संख्याएं जिनका अंश में हर का भाग देने पर कभी भी मान शेषफल या मान 0 ना आए, उसे हम अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 7/3। यदि हम 7 में 3 का भाग देंगे तो यह इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। जब इसका शेषफल कभी 0 नहीं आएगा तो ही हम इसको कहेंगे यह एक अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि जिसकी भूख कभी शांत ना हो वही अशांत कहलाता है। जैसे हम लोग भाग दे के देख लेते हैं। 7 में 3 का भाग देंगे, 3 दूना 6, 7 में 6 घटाएंगे 1 आ जाएगा। 1 3 से छोटा है, तो हम यहाँ पे एक दशमलव बढ़ा लेंगे, और दशमलव बढ़ाने के बाद यहाँ पे हम लोग 0 बढ़ा लेंगे। 0। और यदि हम 3 में 10 में 3 का भाग दें तो आएगा 3 बार जाएगा, और यहाँ पर आएगा 9। माइनस करेंगे 9 तो फिर 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक शून्य बढ़ाएंगे, फिर 3 से भाग देंगे 10 में तो फिर 3 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, फिर 1 आएगा। अतः यह इसी तरह चलता जाएगा, इसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। अतः हम इसको लिख सकते हैं यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। 2.3333 ... इसको यदि हम और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 3.3 पे बार। जितनी संख्याओं का रिपीटेशन होता है, यदि हम उसको उस संख्या को लिखकर उसके ऊपर बार लगा दें या एक तिरछी डंडी लगा दें, तो वह संख्या माना जाएगा कि वह संख्या का रिपीटेशन हुआ है और उसका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि उनको यह वीडियो उन तक पहुँचे और सभी को इस वीडियो से लाभ हो और लोग अच्छे से अपने पढ़ाई को नियमित तरीके से कर सकें। हम लोग एक एक करके पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस धीरे धीरे खत्म करेंगे, कहीं भी भटकना पड़े। हम लोग एक सिस्टम और एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।